एवरीबॉडी, आज जो हम लोग क्लास करेंगे वो है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 27 फाइनेंशियल रिपोर्टिंग ऑफ इंटरेस्ट इन दी जॉइंट वेंचर। आप यहाँ से इसको समझना स्टार्ट करो कि आपने एज 21 में सब्सिडरी कैसे कंसोलिडेट होता है वो सीखा, एज 23 में एसोसिएट कैसे कंसोलिडेट होता है इक्विटी मेथड से वो सीखा, एज 27 में आप सीखोगे कि एक जॉइंट वेंचर कैसे कंसोलिडेट होता है। ठीक है, तो बेसिकली इट्स अबाउट कंसोलिडेशन ऑफ ए जॉइंट वेंचर, बट क्योंकि थोड़े बहुत और एस्पेक्ट बच जाते हैं जेवी से रिलेटेड, इसलिए इन्होंने इस टॉपिक का नाम रखा फाइनेंशियल रिपोर्टिंग ऑफ इंटरेस्ट इन दी जॉइंट वेंचर। मतलब अगर हमारा जॉइंट वेंचर में इंटरेस्ट है, मान लो कोई जेवी बना हुआ है, मेरा 60, 70, 50% स्टेक है उसके अंदर, तो हम उसकी रिपोर्टिंग कैसे करेंगे इन माई स्टैंड अलोन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स एंड इन माई कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, ये उसके लिए एएस 27 बनाया गया। तो स्टार्ट में यहां से करता हूं कि भाई एक जॉइंट वेंचर होता क्या है। आंसर आता है कि जॉइंट वेंचर एक कॉन्ट्रैक्चुअल एग्रीमेंट है, रिटन हो ओरल हो हार्डली मेक्स ए डिफरेंस। कॉन्ट्रैक्चुअल एग्रीमेंट है, ज्यादातर केसेस में रिटन ही होता है, जहां पे दो या दो से ज्यादा वेंचरर, आप एंटिटीज बोल सकते हो, दे अंडरटेक एन इकोनॉमिक एक्टिविटी। दो या दो से ज्यादा वेंचरर होने चाहिए, एक इकोनॉमिक एक्टिविटी यानी बिजनेस करना चाहिए, विच शुड बी सब्जेक्टेड टू जॉइंट कंट्रोल। उसमें उन दोनों वेंचरर का जॉइंट कंट्रोल होना चाहिए। तो आप अगर एज 21 देखोगे ना बेटा, सब्सिडरी वाला, उसमें वर्ड है कंट्रोल, होल्डिंग सब्सिडरी को कंट्रोल करता है। 23 देखोगे ना, उसमें सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस, इन्वेस्टर इन्वेस्टी को या एसोसिएट के ऊपर सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस करता है। और जेवी एज 27, तो वेंचरर जो मालिक है वो जेवी के ऊपर जॉइंट कंट्रोल करता है। तो क्या होता है जॉइंट कंट्रोल, हम लोग थोड़ा आगे चलेंगे सीखेंगे। तो इस डेफिनेशन को अगर थोड़ा एक्सप्लेन करें तो इकोनॉमिक एक्टिविटी का मतलब हुआ बिजनेस, वेंचरर का मतलब हुआ कि वो पार्टी जो इसका जेवी में स्टेक है और वो जॉइंट कंट्रोल करती है जेवी को। और जॉइंट कंट्रोल का मतलब हुआ कॉन्ट्रैक्चुअली अग्रीड शेयरिंग ऑफ कंट्रोल। मतलब जो कॉन्ट्रैक्चुअल एग्रीमेंट है उसमें पूरा अच्छे से लिखा हुआ है कि हु इज कंट्रोलिंग, आई मीन व्हाट पोर्शन, दोनों मान लो दो वेंचरर हैं ए और बी। अब जैसे रिलायंस ओएनजीसी का एक जेवी है, या मान लो आपने बिरला सन लाइफ का एक इंश्योरेंस जेवी सुना होगा, तो उन लोगों का जो आपस में शेयरिंग ऑफ कंट्रोल कैसे होगा वो कॉन्ट्रैक्चुअली अग्रीड है, और उस शेयरिंग ऑफ कंट्रोल को ही बोलते हैं जॉइंट कंट्रोल। और अगर जॉइंट कंट्रोल है तभी उसको जेवी माना जाएगा और तभी एज 27 एप्लीकेबल होगा। तो इजी लैंग्वेज में अगर बोले तो एक तरह का पार्टनरशिप है, जहां पे पार्टनर, वेंचरर पार्टनर लोगों का उस पार्टनरशिप पे जॉइंट कंट्रोल है, आप ऐसा समझ सकते हो। उसी को बड़ा नाम दे दिया गया कि जेवी है, जहां पे वेंचरर लोगों का जॉइंट कंट्रोल है एक बिजनेस के ऊपर। ओके, एग्जाम्पल समझना हो तो सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है बिरला सन लाइफ। बहुत पहले एक तो बहुत बेहतरीन एग्जाम्पल हुआ करता था मारुति सुजुकी, उसके बाद सुजुकी ने विड्रॉ कर लिया तो अब खाली मारुति रह गया। अदरवाइज आपने अभी भी देखा होगा उस मारुति की गाड़ी में एस लिखा हुआ रहता है, जो सुजुकी का ही एस है। खैर आगे चलते हैं। सेकेंड पैराग्राफ में हम लोग पढ़ेंगे कि जेवी कितने तरह की होती है और उनका कंसोलिडेशन कैसे होता है, या बाकी भी जो जो एस्पेक्ट हम लोगों को पढ़ना है हम लोग पढ़ेंगे। तो आंसर है 3 तरह का जेवी होता है। एक का नाम है जॉइंटली कंट्रोल्ड एंटिटी, दूसरे का नाम है जॉइंटली कंट्रोल्ड ऑपरेशन, आधे घंटे के बाद ये एजेंडा में आएगा, और तीसरे का नाम है जॉइंटली कंट्रोल्ड एसेट। 35 मिनट के बाद हम लोग इसके ऊपर बात करेंगे। तो अभी आप सिर्फ और सिर्फ जॉइंटली कंट्रोल्ड एंटिटी के ऊपर फोकस करो। जेसीओ, जेसीए, इसके ऊपर बात आधा घंटा के बाद करेंगे। जेसीई, जॉइंटली कंट्रोल्ड एंटिटी का बात अभी करते हैं। मैं एग्जांपल में आपको समझाता हूं कि बिरला सन लाइफ बोल के जो कंपनी है वो जॉइंटली कंट्रोल्ड एंटिटी है। एक कंपनी बनाई गई है जिसमें बिरलास का और सन लाइफ का जेवी है, जॉइंट कंट्रोल है, और बिरला सन लाइफ बोल के एक सेपरेट एंटिटी है जो अलग से इंश्योरेंस का बिजनेस करती है। तो जॉइंटली कंट्रोल्ड एंटिटी का सबसे पहला पैराग्राफ है कि एक सेपरेटली इनकॉर्पोरेटेड या तो कंपनी है या कोई भी अदर एंटिटी है, पर सेपरेटली इनकॉर्पोरेटेड है।
एकदम अलग से इनकॉर्पोरेटेड एंटिटी है। अब अगर वो इनकॉर्पोरेटेड एंटिटी है तो वो बुक्स भी बनाएगा, अपना टैक्स भी देगा, उसका ऑडिट भी होगा, सभी कुछ होगा, बैलेंस शीट भी बनेगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट भी बनेगा, उसका सभी कुछ बनेगा। ओके, तो जॉइंटली कंट्रोल्ड एंटिटी का फिनेंशियल स्टेटमेंट्स बनता है। अनुपम एक बार पॉज करो। हाँ, तो बच्चों मैं बोल रहा था कि मान लो ए लिमिटेड और बी लिमिटेड दो एंटिटी है और उन्होंने मिलके एक जेवी बनाया और जेवी का नाम रखा मान लो के लिमिटेड, और ये जेवी को सेपरेट लीगल एंटिटी या सेपरेट एंटिटी या जॉइंटली कंट्रोल्ड एंटिटी तभी बोला जाएगा जब ये एक सेपरेट इनकॉर्पोरेटेड एंटिटी है। अपना सेपरेट इनकॉर्पोरेटेड एंटिटी है तो एसएससी भी रहेगा, एंटिटी भी रहेगा, लिमिटेड कंपनी है तो फिर आरओसी में रजिस्ट्रेशन भी रहेगा, सभी कुछ रहेगा। तो इस तरह का एंटिटी अगर ये दोनों मिलके बनाते हैं, साथ में एक जॉइंट एग्रीमेंट करते हैं, कॉन्ट्रेक्चुअल एग्रीमेंट जिनमें इनका शेयरिंग ऑफ कंट्रोल रहता है, और मान लो एक बंदे का 60% स्टेक है और एक बंदे का मान लो 40% स्टेक है कंपनी के अंदर, लेकिन जॉइंट एग्रीमेंट साइन किया हुआ इन लोगों का, तो इस तरह का जो एंटिटी बनता है के लिमिटेड नाम का एंटिटी, इसको बोलेंगे जॉइंटली कंट्रोल्ड एंटिटी, इन विच ए लिमिटेड एंड बी लिमिटेड हैज इन्वेस्टेड 60% and 40% equity, but they don't control the entity, rather they have the joint control over K Limited because they have contractually signed, they have made a contract which has been signed by both of them कि हम लोग शेयरिंग ऑफ कंट्रोल करेंगे, एब्सोल्यूट कंट्रोल नहीं करेंगे। इतना जानना काफी है। अब आइए थर्ड पैराग्राफ में चलते हैं कि जॉइंटली कंट्रोल्ड एंटिटी को लेकर के कंसोलिडेशन कैसे होता है, सारी बातें कैसे होती है। दिमाग में यही रखना, ए लिमिटेड है, बी लिमिटेड है, मिलके एक जेवी बनाया है जिसका नाम के लिमिटेड है, तो इजी रहेगा समझना। मैं वैसे ही नाम लेकर के एग्जांपल दूंगा। पहला बात, ईच वेंचरर, मैं ए लिमिटेड का बात बोलूंगा, बी लिमिटेड के लिए इक्वली एप्लीकेबल हो जाएगा। ए लिमिटेड अपनी बुक्स में जो 60% स्टेक का मालिक है वो अपनी बुक में इन्वेस्टमेंट को इन्वेस्टमेंट लिखेगा, क्योंकि उसने 60% स्टेक अगर खरीदा है या अक्वायर किया है या बनाया, जब 60% स्टेक के लिए कैपिटल सब्सक्राइब किया होगा, दैट विल बी रिकॉर्डेड एज पर AS 13 इन ए लिमिटेड्स बुक्स। क्लियर? और दिमाग में रखना, जैसे होल्डिंग सब्सिडरी होता है वैसे ही ए लिमिटेड के लिमिटेड है, बस होल्डिंग सब्सिडरी में होल्डिंग सब्सिडरी रिलेशनशिप होता था, ए लिमिटेड के लिमिटेड में ए लिमिटेड इज वेंचरर, के लिमिटेड इज जेवी, जॉइंट वेंचर, जॉइंटली कंट्रोल्ड एंटिटी। ओके, अब आइए हम लोग डिस्कशन करते कंसोलिडेशन का, कि क्या ए लिमिटेड के लिमिटेड के फाइनेंशियल स्टेटमेंट को कंसोलिडेट करेगा, और अगर करेगा तो कैसा करेगा, कैसे करेगा। द आंसर इज ए लिमिटेड यानी ईच वेंचरर, ए और बी दोनों को ही, मैं ए का बात बोलूंगा, बी के लिए इक्वली एप्लीकेबल होगा। ईच वेंचरर विल हैव टू प्रिपेयर कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बाय कंसोलिडेटिंग द के लिमिटेड जेवीज फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स विद इट्स ओन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। क्लियर हुआ? कंसोलिडेशन होगा, ए लिमिटेड को के लिमिटेड का फाइनेंशियल स्टेटमेंट को कंसोलिडेट करना होगा। मैं आपको आउटसेट पे 2 लाइन बोल देता हूं, इजी लगेगा बाद में जब मैं पढ़ाऊंगा। तो पहला, के लिमिटेड का कंसोलिडेशन जैसे सब्सिडरी का कंसोलिडेशन होता है ना, लाइन बाय लाइन एडिशन ऑफ असेट लायबिलिटी इनकम एक्सपेंस, वैसे होगा। इक्विटी मेथड में जैसे इन्वेस्टमेंट का खाली बढ़ना गिरना होता है ना, वैसे नहीं होगा, फुल कंसोलिडेशन होगा विथ 2 डिफरेंसेस। एक, हम लोग जब असेट लायबिलिटी या इनकम एक्सपेंडिचर जोड़ेंगे ना के का, ए के अंदर, तो हम लोग खाली 60% करके जोड़ेंगे। लैंड का 60%, माने के का लैंड है मान लो 20 लाख, उसका 60% करेंगे 12 लाख, अपने लैंड के साथ जोड़ देंगे। बिल्डिंग 20 लाख, 12 लाख जोड़ देंगे। फर्नीचर 30 लाख, 60% 18 लाख जोड़ देंगे, ऐसे करके जोड़ेंगे। सब्सिडरी में क्या होता था, भले हमारा स्टेक 60% हो, हम लोग जोड़ते असेट को पूरा थे, और बाकी जो बच जाता था, जिसको हम लोग बोलते, क्योंकि हमारा तो 60% स्टेक था और हम जोड़ दिए 100%, तो बाकी 40% जो माइनॉरिटी का होता था उसको अलग से लायबिलिटी के रूप में दिखाना पड़ता था, बैलेंस शीट में अलग से दिखाना पड़ता था। जेवी के कंसोलिडेशन में माइनॉरिटी इंटरेस्ट नहीं आएगा, क्योंकि हम लोग कंसोलिडेशन ही अपने जो शेयर है उतने का ही कर रहे हैं। अदरवाइज पूरा जो AS 21 है ना, AS 27 डिट्टो डिट्टो है विद दीज 2 डिफरेंसेस। मैं रिपीट कर देता हूं, जेवी में माइनॉरिटी इंटरेस्ट नहीं आता,
और जेवी में हम लोग सिर्फ अपने हिस्से का असेट लायबिलिटी इनकम एक्सपेंस लिखते हैं, बाकी सब कुछ जो AS 21 में तुमने पढ़ा 27 में इक्वली एप्लीकेबल है। ओके, मैं आगे बढ़ता हूं। एक्सक्लूजन फ्रॉम कंसोलिडेशन, क्या किसी जेवी को कंसोलिडेशन के परव्यू से बाहर रखा जा सकता है? आंसर वही है जो 21 में भी दिए थे, हम 23 में भी दिए थे। क्या? अगर जेवी इज वर्किंग अंडर सीवियर लॉन्ग टर्म रेस्ट्रिक्शंस विच इम्पेयर्स इट्स एबिलिटी टू ट्रांसफर फंड्स टू द पेरेंट, पाकिस्तान वाला अगर कोई जेवी है तो, एंड 2 इफ द जेवी में मेरा इन्वेस्टमेंट इज फॉर टेम्पोररी पीरियड ऑफ टाइम, तो ऐसे जेवी को हम लोग कंसोलिडेट नहीं करेंगे। ओके, नेक्स्ट, कंसोलिडेशन के लिए जो मेथड यूज होगा उसका नाम है प्रोपोर्शनेट कंसोलिडेशन मेथड। नाम देखो, प्रोपोर्शनेट कंसोलिडेशन। अगर मेरा 50% स्टेक है 50-50% हम जोड़ेंगे, 60% स्टेक है 60-60 जोड़ेंगे, 30% स्टेक है 30-30 जोड़ेंगे। मान लो 3 जेवी है, 3 वेंचरर है, 1 जेवी है, 30-30-40% स्टेक है, तो वो एक बंदा 30% जोड़ेगा अपने बैलेंस शीट में, दूसरा बंदा लैंड का 30% जोड़ेगा, तीसरा बंदा 40% जोड़ेगा, ऐसे करके होगा। इसीलिए नाम दिया गया प्रोपोर्शनेट कंसोलिडेशन मेथड। तो अगर मैं समरी करके बताऊं ना, AS 21 को हम लोग बोलते हैं फुल कंसोलिडेशन मेथड। नाम है नहीं, मैं बता रहा हूं, हम लोग ऐसा बोलते हैं। जेवी के केस में हम लोग बोलते हैं क्या नाम, एसोसिएट के केस में बोलते हैं इक्विटी मेथड, और जेवी के केस में बोलते हैं प्रोपोर्शनेट कंसोलिडेशन मेथड। ओके, तो AS 21 सब्सिडरी आप पढ़ चुके हो, AS 23 एसोसिएट आप पढ़ चुके हो, अब आप जेवी पढ़ोगे। ठीक है, आइए प्रोपोर्शनेट कंसोलिडेशन मेथड में होता क्या क्या है। पहला लाइन मैं बोल चुका हूं, अब अच्छे से डिटेल में बोल रहा हूं। इनकम्स expenses are consolidated on a line by line basis by adding only proportionate share in JV। P&L का जितना भी आइटम है हम लोग A लिमिटेड का कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट जब बनाएंगे के को मिला के, के का सेल, परचेज, सैलरी, रेंट सबका 60-60% अपने सेल, परचेज, सैलरी, रेंट में जोड़ेंगे। नेक्स्ट, गुडविल वैसे ही कंप्यूट होगा जैसे होता है, और वैसे ही एसेट साइड में दिखाया जाएगा जैसे हम लोग सब्सिडरी का दिखाते थे, आउटर कॉलम में दिखाया जाएगा। नेक्स्ट, देयर विल बी नो माइनॉरिटी इंटरेस्ट। नेक्स्ट, assets liabilities, assets and liabilities of the JV will also be added on a line by line basis by way of adding the proportionate share of each item। तो आप अगर देखेंगे तो आपको इसमें साफ साफ सब्सिडरी वाला स्मेल आएगा, एसोसिएट वाला स्मेल नहीं आएगा। ओके, आगे। अब क्योंकि आप सब्सिडरी के बहुत सारे सम्स बनाए होंगे तो आप जेवी के जो सम्स हैं वो क्लास वर्क से बना लेना। जेवी के केसेस में म्यूचुअल सेट ऑफ की जरूरत नहीं पड़ती। अनरियलाइज्ड प्रॉफिट का एलिमिनेशन एग्जैक्टली वैसे ही होता है जैसे हम लोग सब्सिडरी के केस में करते थे, बस इसमें क्या होता है ना, आपको अपस्ट्रीम डाउनस्ट्रीम देखने की जरूरत नहीं है। जितना अपना स्टेक है ना अनरियलाइज्ड प्रॉफिट के अंदर, खाली उतना ही स्टेक माइनस किया जाता है। देखो, अनरियलाइज्ड प्रॉफिट एलिमिनेशन विल टेक प्लेस बाय एलिमिनेटिंग ओनली आवर शेयर फ्रॉम द टोटल अनरियलाइज्ड प्रॉफिट। अब जैसे मान लो ए और के का केस था, मान लो ए ने के को 10 का माल 12 में बेचा था, ए ने के को 10 का माल 12 में बेचा था, और मान लो के बैलेंस शीट में ये 12 लाख स्टॉक में पड़ा हुआ है, के बैलेंस शीट में 12 लाख पड़ा हुआ है स्टॉक में। तो आप जब अपनी बैलेंस शीट में इसी स्टॉक को घुसाए होंगे, आप ए लिमिटेड हैं, तो आप जब घुसाए होंगे तो इसका 60% करके अपने बैलेंस शीट में डाले होंगे, विच इज नथिंग बट 7.2 लाख। तो 7.2 लाख आपकी बैलेंस शीट में वो स्टॉक है जो एक्चुअल में आपका ही स्टॉक है, आपने ही बी को दिया, आपने ही के को दिया था। अब तुम खुद सोचो कि अनरियलाइज्ड प्रॉफिट टोटल 2 लाख है, पर इस स्टॉक में तो 1.2 ही घुसा हुआ है ना, तो 1.2 एलिमिनेट करेंगे, इसलिए मैंने लिखा देखो, अनरियलाइज्ड प्रॉफिट एलिमिनेशन विल टेक प्लेस बाय एलिमिनेटिंग ओनली आवर शेयर फ्रॉम द टोटल अनरियलाइज्ड प्रॉफिट। तो अनरियलाइज्ड प्रॉफिट निकाल लो, जैसे निकालते हो जीपी इंटू स्टॉक करके, जीपी रेशियो इंटू स्टॉक मल्टीप्लाइड बाय आवर स्टेक, उतना का एलिमिनेट कर दो। एलिमिनेट जब करेंगे तो कंसोलिडेटेड पी&एल से करेंगे और स्टॉक को गिरा देंगे। नेक्स्ट, अलाइनमेंट ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसीज। जैसा AS 23 में मैंने बताया कि जेवी को, एसोसिएट के केस में मैंने बताया था जेवी में सेम है, जेवी को अगर के लिमिटेड का अकाउंटिंग पॉलिसी ए लिमिटेड से अलग है, के को एक नया फाइनेंशियल स्टेटमेंट बना करके देना होगा एज पर द अकाउंटिंग पॉलिसीज ऑफ ए,
उसके बाद ही ए के को कंसोलिडेट करेगा। अलाइनमेंट ऑफ रिपोर्टिंग डेट सेम एज पर AS 23। जेवी को ए लिमिटेड माने के लिमिटेड को ए लिमिटेड के हिसाब से नया बैलेंस शीट बना करके देना पड़ेगा। जैसा ए का डेट है, मान लो के का डेट दिसंबर ईयर एंडिंग, ए मार्च में ईयर एंडिंग करता है, तो के को अपना एक नया बैलेंस शीट ए के मार्च के हिसाब से बनाना पड़ेगा, कंसोलिडेशन उसके बाद ही होगा। एंड लास्ट पॉइंट सेम है, प्रेफरेंस डिविडेंड अगर है जेवी के अंदर, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल है, तो अपने जो प्रॉफिट घुसाएंगे अपने P&L में वो प्रेफरेंस डिविडेंड को माइनस करके होगा। कहने का मतलब है कि मेरा इक्विटी में 60% स्टेक है। ओके, तो पैट जो होता है, पैट माइनस प्रेफरेंस डिविडेंड इज इक्वल टू पफेस, उसका 60% मेरा है, ये ध्यान रखिएगा। तो ये बच्चों जॉइंटली कंट्रोल्ड एंटिटी का डिस्कशन हुआ। अब मैं इसको समरी करके आपको दो पैराग्राफ छोटा छोटा बोलता हूं। पहला डिस्कशन ए लिमिटेड का, जहां तक स्टैंड एलो, पहला तो ए लिमिटेड अपना बुक्स खुद बनाता है, के लिमिटेड अपना बुक्स खुद बनाता है, और ए का के में मान लो 60% स्टेक है। छोटी छोटी 2 लाइनें बोलता हूं, याद रह जाएगी। ए लिमिटेड अपने इंडिविजुअल बैलेंस शीट में के अंदर जो पैसा लगा रखा है उसको इन्वेस्टमेंट बोल के लिखेगा। क्या बोल के लिखेगा, फिर से बोलो, इन्वेस्टमेंट। और इसका अकाउंटिंग AS 13 से करेगा। 2, उसके बाद ए के बैलेंस शीट को अपने अंदर मिलाएगा, जिसको हम लोग कंसोलिडेशन प्रोसीजर बोलते हैं, पूरा AS 21 के जैसा, बट बाई फॉलोइंग प्रोपोर्शनेट कंसोलिडेशन मेथड, नो माइनॉरिटी इंटरेस्ट, असेट लायबिलिटी इनकम एक्सपेंस विल बी एडेड ओनली 60%। ये समरी है जेवी के कंसोलिडेशन का, जब जेवी एक जॉइंटली कंट्रोल्ड एंटिटी होता है। ओके, अब आइए हम लोग डिस्कशन करते हैं कि जॉइंटली कंट्रोल्ड ऑपरेशन क्या होता है। जो मैंने बोला था ना, 3 फॉर्म है जेवी का, एक जॉइंटली कंट्रोल्ड एंटिटी, एक जॉइंटली कंट्रोल्ड ऑपरेशन और एक जॉइंटली कंट्रोल्ड एसेट। तो आइए मैं जॉइंटली कंट्रोल्ड ऑपरेशन के बारे में आपको कुछ सुनाता हूं। पहला बात, जॉइंटली कंट्रोल्ड ऑपरेशन एक सेपरेट लीगल एंटिटी नहीं है, अलग से एंटिटी नहीं बना। एंटिटी बना देते तो JCE हो जाता ना, फिर तो उसका पढ़ाई तो पढ़ ही चुके हैं। ये JCO है, सेपरेट एंटिटी नहीं है। तो सर कैसे काम चलता है, पहले सुनो। ए लिमिटेड और बी लिमिटेड मिलके मान लो एक JCO बनाया, JCO, ठीक है। ए का 60% स्टेक ही है, बी का 40% स्टेक ही है, मान लो। ए और बी लिमिटेड दोनों ने अपना अपना रिसोर्सेस कंबाइन किया, ऑपरेशन कंबाइन किया, धंधा कंबाइन किया, और बोला, मान लो ए लिमिटेड टेक्सटाइल बनाता, कपड़ा मैन्युफैक्चर करता है, जैसे लेडीज जेंट्स का रेडीमेड गारमेंट बनाता है, और बी लिमिटेड मान लो एम्ब्रॉयडरी करके, डिजाइनिंग करके मार्केटिंग करता है। दोनों ने बोला चलो कंबाइन करते हैं ऑपरेशन को, मिलके एक तो जेवी बनाते हैं, जॉइंटली कंट्रोल्ड ऑपरेशन रहेगा। तुम्हारे एसेट लायबिलिटी तुम्हारे पास रहेंगे, मेरी एसेट लायबिलिटी मेरे पास रहेगी। तुम रॉ मटेरियल, ए को बी बोल रहा है, तुम रॉ मटेरियल खरीद के आधा माल बना करके मेरे को दे देना, हम एम्ब्रॉयडरी वगैरह कर करके मार्केट में बेच देंगे, अपन बांट लेंगे रेवेन्यू को। तेरा खर्चा तेरा, मेरा खर्चा मेरा, रेवेन्यू अपने बांट लेंगे। कुछ इस तरह का स्टोरी, इसको बोलते जॉइंटली कंट्रोल्ड ऑपरेशन। ठीक है, तो इसमें होता क्या है, फिनेंशियल स्टेटमेंट कैसे बनता है, पहले ये समझ लो कि क्योंकि जॉइंटली कंट्रोल्ड ऑपरेशन है, सेपरेट लीगल एंटिटी नहीं है, तो उसका कोई बुक्स नहीं है। तो सर कैसे करेंगे फिर अपना असेट, ए लिमिटेड का अपना असेट, जो मान लो ना ए लिमिटेड का अपना गारमेंट मैन्युफैक्चरिंग का काम है, तो ए लिमिटेड को एक वेंचरर समझो, तो ईच वेंचरर यानी ए लिमिटेड अपना एक्सपेंस को अपने P&L में लिखेगा, चाहे वो खुद का एक्सपेंस हो, चाहे जेवी रिलेटेड एक्सपेंस भी हो, अपने P&L में लिखेगा। अपनी असेट को ओन करेगा, लायबिलिटीज रिकॉर्ड करेगा, और इन सबको जैसे P&L बैलेंस शीट में जैसे लिखता है वैसे लिखेगा। क्योंकि जॉइंटली कंट्रोल्ड ऑपरेशन का कोई बुक्स नहीं बन रहा है, तो इसका अपना असेट, मेरा मान लो हम ए लिमिटेड है, तुम बी लिमिटेड हो, तो मैं ए लिमिटेड हूं, तुम बी लिमिटेड हो, मैं गारमेंट मैन्युफैक्चरिंग करके तुमको दे रहा हूं, तुम एम्ब्रॉयडरी करके मार्केट में बेच रहे हो, जो रेवेन्यू आएगा हम लोग उसको 60-40 में मान लो बांट लेंगे। तो मेरी असेट, मेरी लायबिलिटी, मेरा खर्चा, ये तो मेरी बुक्स में रहेगा। तेरा असेट, तेरा लायबिलिटी, तेरा खर्चा तेरी बुक्स में रहेगा। सिर्फ जो माल बिक्री होगा तुम 60% मेरे को दे देना, 40% तुम रख लेना, तो हम रेवेन्यू का 60% अपने P&L में रेवेन्यू में लिख लेंगे। देखो, शेयर ऑफ सेल ऑफ जॉइंटली कंट्रोल्ड ऑपरेशन एंड शेयर ऑफ क्लोजिंग स्टॉक ऑफ जॉइंटली कंट्रोल्ड ऑपरेशन विल बी इंक्लूडेड इन आवर P&L एंड बैलेंस शीट। तो मान लो तुम टोटल 200 करोड़ रुपए का माल बेचा जो जेवी से रिलेटेड था, उसमें मेरा 120 करोड़ रुपए का है, तो हम अपना सेल लिख लेंगे 120 करोड़।
और मान लो स्टॉक में 20 करोड़ रुपए बचा हुआ है, तो उसका 60% 12 करोड़ हम अपने P&L में और बैलेंस शीट में लिख लेंगे। तो ये स्टोरी ऐसे होता है। क्लियर? अब एक बात सुनो, क्योंकि जेसीओ पर अलग एंटिटी नहीं है तो अपना बुक्स नहीं बनाता, हम पहला लाइन में बोल दिए। अब इसमें अगर तुम एक चीज देखोगे तो यू विल फील दैट सर इसमें कंसोलिडेशन कहां है? वाई दे आर टॉकिंग अबाउट कि कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट में आप जेवी का कंसोलिडेशन सीख रहे हो, इसमें कहां कंसोलिडेशन है? तो मैं लार्जली बोलूंगा नहीं है। जॉइंटली कंट्रोल्ड एंटिटी का कंसोलिडेशन होता है, जॉइंटली कंट्रोल्ड ऑपरेशन का कंसोलिडेशन नहीं होता, क्योंकि मेरे बैलेंस शीट में खुद ही तो जॉइंटली कंट्रोल्ड ऑपरेशन का असेट लायबिलिटी इनकम एक्सपेंडिचर खुद ही तो ए लिमिटेड की बुक्स के अंदर ही आ गया है, तो अलग से और क्या कंसोलिडेशन करेंगे? तो आंसर इज जेसीओ का अलग से कंसोलिडेशन ए लिमिटेड नहीं करता। लेकिन हां, एक कॉमन सेंस का बात करता हूं, आपको अच्छा लगेगा कि अगर मान लो ए लिमिटेड का अलग से कोई सब्सिडरी है या कोई एसोसिएट है, तो ए लिमिटेड उसका तो कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट बनाता होगा, ए और एस का मिला के। ए लिमिटेड होल्डिंग है, एस सब्सिडरी है, तो मिला के तो बनाता होगा। तो तुम बोलोगे कि सर फिर के लिमिटेड, जो के लिमिटेड तो नहीं बोलेंगे, वो जो जेसीओ था उसके रिगार्ड का असेट लायबिलिटी इनकम एक्सपेंस वो ऑलरेडी ए के बैलेंस शीट में है, वहां से कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट में ऑटोमेटिकली चला जाएगा। तो मैंने उसके लिए एक पैराग्राफ बना करके तुम्हारे सामने लिखा, देखो, इफ द वेंचरर हैज एनी सब्सिडरी or any associate, then the same figures as given in para 3, 4, 5 जो भी ऊपर में तुमने पढ़ा, they will be taken to the consolidated financial statements naturally. ओके, तो आप ये समझ के चलो कि जॉइंटली कंट्रोल्ड ऑपरेशन का अलग से कंसोलिडेशन करने की जरूरत नहीं है, इसीलिए इन्होंने फिनेंशियल इंटरेस्ट या रिपोर्टिंग ऑफ इंटरेस्ट इन जेवी नाम दिया एएस का। अब आइए नेक्स्ट पैरा, जॉइंटली कंट्रोल्ड एसेट, थर्ड फॉर्म ऑफ जेवी, वेरी सिमिलर टू जेसीओ। ठीक है, क्या होता है? मान लो ए लिमिटेड बी लिमिटेड दो वेंचरर हैं, दोनों ने बोला कि चलो एक जमीन खरीदते हैं, जमीन में बिल्डिंग बना देते हैं, बिल्डिंग को भाड़ा पे लगा देंगे, अलग अलग ऑफिस काट करके भाड़ा पे लगा देंगे। जो भाड़ा आएगा आधा तेरा आधा मेरा, मेंटेनेंस का खर्चा आधा तेरा आधा मेरा, बिल्डिंग आधा तेरा आधा मेरा, पैसा जो लगाएंगे आधा तेरा आधा मेरा। अब ये जो बिल्डिंग मान लो पार्क स्ट्रीट में बिल्डिंग बनके रेडी हुई, इस बिल्डिंग को बोलेंगे जॉइंटली कंट्रोल्ड एसेट। क्लियर? आगे, दो और दो से ज्यादा वेंचरर, दे आर कंबाइनिंग देयर फंड्स टू कंस्ट्रक्ट एन एसेट विच इज कंट्रोल्ड बाय ऑल ऑफ देम, दैट इज कॉल्ड ए जॉइंटली कंट्रोल्ड एसेट। अब तुम समझो, उस बिल्डिंग से आने वाला रेंट, उस बिल्डिंग का मेंटेनेंस का खर्चा, प्रॉफिट एटसेट्रा, दे विल बी शेयर्ड इन द अग्रीड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, जो मेरा 50-50% है। अब देखो, क्योंकि जॉइंटली कंट्रोल्ड एंटिटी इज नॉट ए सेपरेट लीगल एंटिटी, इट डज नॉट प्रिपेयर इट बुक्स। तो सर मैं तो ए लिमिटेड हूं, मेरा तो उस लैंड में आधा हिस्सा है। ये देखो, ईच वेंचरर ए लिमिटेड विल रिकॉर्ड इट्स शेयर ऑफ असेट, लैंड है, बिल्डिंग हो, हम उसका 50% अपने बुक्स में लिखेंगे कि हम पैसा भी दिए हैं, लाइबिलिटी अपनी बुक्स में लिखेंगे, इनकम का 50% लिखेंगे, एक्सपेंस लिखेंगे, जो भी प्रॉफिट वगैरह हुआ सबका 50-50% हम लोग लिखेंगे हमारी बुक्स में। और वहां से अगर मेरा कोई कंसोलिडेटेड बैलेंस, ये मेरी इंडिविजुअल बुक्स में जा रहा है, ए लिमिटेड की बुक्स में, जेसीए का अलग से कोई बुक्स नहीं बन रहा है, माइंड इट। और वहां से अगर हम कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट बना रहे हैं तो ऑटोमेटिकली मेरी कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट में वो सेम फिगर एज इट इज चले जाएंगे। सो ये हुआ जॉइंटली कंट्रोल्ड एसेट का डिस्कशन। इंपॉर्टेंट मुन्ना मैं बार बार बोलूंगा, जॉइंटली कंट्रोल्ड एंटिटी ही है, जेसीओ और जेसीए तो एडिशनल डिस्कशन के रूप में तुमको सीखना है। ओके, अब आइए हम लोग बात करते हैं इंट्रा ग्रुप ट्रांजैक्शन। जैसे एलिमिनेशन ऑफ अनरियलाइज्ड प्रॉफिट सीखे थे ना जॉइंटली कंट्रोल्ड एंटिटी के केस में, अब हम लोग जॉइंटली कंट्रोल्ड ऑपरेशन और जॉइंटली कंट्रोल्ड एसेट के केसेस में इंट्रा ग्रुप ट्रांजैक्शन सीखेंगे। ध्यान से सुनना, बहुत इंटरेस्टिंग है। मान लो ए लिमिटेड और बी लिमिटेड ने मिल करके एक जॉइंटली कंट्रोल्ड ऑपरेशन बनाया, 60% 40% का स्टेक है, बहुत इंटरेस्टिंग है। अगर ए लिमिटेड ने 10 लाख रुपया का कोई माल जेसीओ को 12 लाख रुपया में दिया, ठीक है, जेसीओ को, जेसीओ का अलग से कोई बुक्स नहीं बन रहा है, ये दिमाग में रखना। जेसीओ सेपरेट लीगल एंटिटी नहीं है, ये दिमाग में रखना। तो सर क्या बोलना चाहते हो?
हम बोलना ये चाहते हैं कि जब हम JCO को 10 का माल 12 में बेचेंगे तो आपको ऐसा फील होगा कि पूरा 2 लाख का प्रॉफिट तो ए लिमिटेड का है, तो ए लिमिटेड को पूरा 2 लाख का प्रॉफिट अपने बुक्स में लिख लेना चाहिए। द आंसर इज यस एंड नो बोथ। हाँ मेरा है, पर हम अभी नहीं लिखेंगे पूरा प्रॉफिट। अभी उस 2 लाख में से 60% प्रॉफिट हम रिकॉर्ड नहीं करेंगे, ओनली 40% दैट इज 0.8 अभी हम रिकॉर्ड करेंगे। अभी जब मैंने JCO को माल दिया तो सर बाकी 1.2 कब रिकॉर्ड करेंगे? बाकी 1.2 हम तब रिकॉर्ड करेंगे जब JCO उस माल को बाहर में बेच देगा। मान लो वो माल JCO ने 12 का 12 में बेच दिया, तो उसको जो 12 का 12 में बेचा उसको कोई प्रॉफिट लॉस नहीं हुआ, पर मेरा जो प्रॉफिट का फिगर हम 1.2 पहले नहीं लिखे थे, अब हम उसको रियलाइज कर लेंगे, अब हम उसको लिख लेंगे। तो फर्स्ट केस, जब ए JCO को माल देगा तो प्रॉफिट पूरा अपने बुक्स में नहीं लिखेगा, उतना ही प्रॉफिट लिखेगा जो दूसरा जो वेंचरर है उसका परसेंटेज टेक से मल्टीप्लाई करके जो प्रॉफिट आएगी उतनी प्रॉफिट अपने P&L में तुरंत लिखेगा। बची हुई प्रॉफिट जब JCO बाजार में माल बेच देगा तब लिखेगा। आगे मान लो JCO इस 12 का माल को 15 में बेच देता है, तो 3 लाख का प्रॉफिट JCO को भी होता है, तो इसका भी तो 60% ए को मिलेगा, 1.8। आंसर इज बिल्कुल मिलेगा। तो ये 1.8 भी तो हम लोग लिखेंगे, बिल्कुल लिखेंगे। कब लिखेंगे? जब JCO बाजार में माल बेच देगा। तो सर आप बोलना क्या चाहते हैं? बस इतना ही बेटा कि जब कोई वेंचरर JCO को माल बेचता है तो बेचते वक्त सिर्फ उतना ही प्रॉफिट लिखता है विच इज द टोटल प्रॉफिट मल्टीप्लाइड विथ अदर वेंचरर्स स्टेक। अपना वाला स्टेक के हिस्से का प्रॉफिट और JCO जब माल बेच देगा उसका वाला प्रॉफिट JCO के माल बेचने के बाद लिखा जाता है। मैं पैराग्राफ पढ़ के सुनाता हूं, देखो। व्हेन ए वेंचरर ए लिमिटेड सेल्स गुड्स टू ए JV, JCO या JCA, he is eligible to record the profit attributable to the interest of other venturers। 2 लाख का 40%। When joint venture sells the goods to the outsider, the venturer will record the share of profit of the JV and his interest in the profit when the goods were sold to JV। वो 1.20 भी लिखेगा और फिर 1.80 भी लिखेगा। सिमिलरली अगर JCO A को माल देता है, सेम चीज है। मान लो JCO का 10 का माल था, उसने A को 12 में दिया, तो आप तुरंत बोलेंगे JCO को 2 लाख का प्रॉफिट हुआ। बिल्कुल हुआ। तो फिर A को, इसमें A का हिस्सा है 1.2, JCO के अंदर 60% स्टेक मेरा भी है, तो 1.2 लिख लेना चाहिए। 2 का 60% 1.2 लिख लेना चाहिए। द आंसर इज नो, अभी नहीं लिखेंगे क्योंकि अभी तो मेरे पास ही माल है ना। जब हम ये माल बाजार में बेच देंगे तो ये मेरा 1.2 भी लिख देंगे और 12 को जितना भी ऊपर में हमने बेचा वो भी लिखेंगे। फॉर एग्जांपल मान लो हमने माल बेचा 12 का 15 में, तो हम ये 3 का प्रॉफिट तो पूरा ही मेरा है, ये 3 का प्रॉफिट भी उसी दिन लिखेंगे जब हम बाजार में माल बेचे, और ये 1.2 का प्रॉफिट जो मेरा था क्योंकि JCO ने मेरे को माल दिया था, उस JCO का प्रॉफिट का मेरा हिस्सा था, वो हम अभी नहीं लिखेंगे, माल बिकने के बाद लिखेंगे। देखो इसका मैंने पैरा बनाया। व्हेन ए वेंचरर परचेजेस द गुड्स फ्रॉम JV, यानी व्हेन JV सेल्स द गुड्स टू ए वेंचरर, ही recognize his profit, he should not recognize his share of profit earned by JV till he sells it to the outsiders। तो ये एक इंटरेस्टिंग सा पैराग्राफ है, ऑलमोस्ट सिमिलर टू अनरियलाइज्ड प्रॉफिट एलिमिनेशन, जो JCO और JCA के केस में अलग से बच्चों को पढ़ना पड़ता है। सो विद दिस अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 27 comes to an end. Thank you very, very much.